वेलकम टू ड्रीम मेकर्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10 का मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर साल, कभी √3 तो कभी √5 तो कभी √7 तक 1/√7। इस तरह से हमेशा ऐसा संख्या आते हैं जो बताते हैं, उसमें पूछा जाता है कि वह अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कीजिए। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों जब हम हल करते हैं तो इसमें कुछ नियम है। यह थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है दोस्तों, लेकिन यह बहुत ही गजब का कंसेप्चुअल चीज़ है। इसे सीखना बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को नहीं छोड़ के जाइएगा। अगर वीडियो छोड़ के जाइएगा दोस्तों तो फिर सीख कैसे पाइएगा। तो आप चाहते हैं कि यह प्रश्न आपको आ जाए और एग्ज़ाम में आपको नंबर दिला दे, या एग्ज़ाम में आपको नंबर ज़्यादा आए, 5 नंबर 3 नंबर जो भी में क्वेश्चन ये पूछा जाए आपको मिले, तो उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी देखें और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, हम अब इसका हल शुरू करते हैं। दोस्तों, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अपरिमेय संख्या जब भी सिद्ध करना रहे तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि √5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, ये परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए √5 जो होगा वह p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ p और q ये दोनों क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। दोस्तों, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है और q ≠ 0 होगा। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। इसको हम इक्वेशन 1 भी कर लेंगे, क्योंकि √5 जब ये परिमेय संख्या होगा तो दोस्तों परिमेय संख्या का डिफिनेशन आपको याद होगा। जब मैंने परिमेय संख्या वर्ग 8 वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। तो √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। दोस्तों, दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, √5 का भी वर्ग हो जाएगा और इधर p/q का भी वर्ग हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा हम करते हैं तो इसका क्या वैल्यू आता है ज़रा देखिए। तो ये हो जाता है 5 = p² बट्टा q²। इस प्रकार हम दोस्तों देखें, या देंगे तो हम फिर एरो नहीं देंगे, और एरो देंगे तो या नहीं देंगे दोस्तों, कॉमा देके हम इस लाइन को यहाँ लिख दिए। तो इस प्रकार से हमें इतना प्राप्त हुआ है। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और तब इसको हम लिखेंगे 5 × q², 5 × q² p²। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं, तो q² =
पी स्क्वायर, अब बट्टे में 5 लिख सकते हैं दोस्तों डिवाइड में। यहाँ हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, यहाँ तो यही कह रहा है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः पी भी 5 से विभाज्य होगा। ऐसा नियम है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। अगर कोई नंबर 10 है और इसका स्क्वायर है बट्टे 5 लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ भी 5 था दोस्तों। अगर 10 का स्क्वायर 100 है जो कि 5 से डिवाइडेबल है, 20 टाइम्स में कट जाएगा दोस्तों, तो 10 भी कटेगा 2 टाइम्स में। इसी रूप इसको हम माने तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि पी स्क्वायर अगर 5 से कटेगा तो पी भी 5 से कटेगा। इसका मतलब हुआ, यह हुआ कि पी का एक गुणनखंड कौन हो गया, 5 हुआ। पी का एक गुणनखंड 5 है। पी का एक गुणन क्या है, एक गुणनखंड क्या है दोस्तों, 5 है। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये p का एक गुणनखंड अगर हम 5 आ गया, इसका मतलब मेरा p को हम कह सकते हैं कि कोई संख्या अगर m है तो p बराबर क्या होगा, वह m के गुणनखंड के रूप में होगा। क्योंकि m p का गुणनखंड है तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह 5mp हो सकता है। क्योंकि m में कोई संख्या से गुना करेंगे 5 में तो वह p के बराबर हो सकता है। क्योंकि p का एक गुणनखंड 5 है तो एक गुणनखंड या अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, और तो हम m से m उस नंबर को मान लेते हैं जो इसका बचा हुआ नंबर है, और उसको m 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और p ले लेते हैं। इस प्रकार से हम एक नंबर ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि माना p बराबर आपका 5m हो गया। तो दोस्तों जब ये p बराबर 5m हो गया तो हम इसको इक्वेशन ले जाएंगे 2 में दोस्तों। यहाँ देख लीजिए इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 से समीकरण 2 से देखिए दोस्तों, समीकरण 2 क्या है, q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर बट्टे 5। तो हम इसको दोस्तों क्या तोड़ेंगे, q का स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएंगे, p स्क्वायर हो जाएगा 5m का स्क्वायर बट्टा हो गया 5। दोस्तों यहाँ पे 25 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा q का स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर बाई 5। तो 5 से 5 कट गया, हो गया। अब दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं, 5m स्क्वायर को हम इधर कर लेते हैं, 5m स्क्वायर को इधर कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा कि इक्वल टू में q का स्क्वायर। दोस्तों अब हमको m स्क्वायर अगर हम लिखें तो क्या देखते हैं, q का स्क्वायर बट्टा 5 आ जाता है दोस्तों 5। इसी प्रकार से अगर हम m स्क्वायर बराबर आगे बढ़े तो हम क्या देख रहे हैं, अब आगे लिखने की दोस्तों जरूरत नहीं, इसमें लिखिए कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। वही नियम फिर से लागू होगा दोस्तों। इसीलिए क्या होगा कि q भी 5 से विभाज्य होगा। तो इससे क्या पता चला दोस्तों, इससे पता चला कि q का भी एक गुणनखंड 5 है, अतः q का भी एक
गुणनखंड 5 है। अब दोस्तों Q का एक गुणनखंड तो 5 है। हमने यहाँ पे लिखा था कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या होता है वैसी दो संख्या जिसका HCF हमेशा 1 होता है, यानी उसके बीच HCF क्या होता है? कॉमन होता है। तो उन दोनों के बीच कॉमन होना चाहिए 1 का। अब समीकरण 1, 2 और 3 से तीसरा समीकरण दोस्तों ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। ये तीनों समीकरण अगर हम देखें, तीसरा समीकरण दोस्तों ये रहा, ये m² बराबर Q² बटा 5 तीसरा समीकरण है। तो दोस्तों समीकरण 1, 2 और 3 से इन तीनों समीकरण को अगर हम गौर से देखें तो तीनों स्थिति को अगर हम एक साथ अगर मर्ज कर देते हैं दोस्तों, तो हमको क्लियर होता है कि √5 जो है वह क्या था पहला इक्वेशन में, √5 जो है P/Q था। इन दोनों के बीच में एक ही क्या होना चाहिए? गुणनखंड आना चाहिए था, केवल कॉमन गुणनखंड एक आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ है। लिखेंगे चूंकि P और Q का गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता है यदि वह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु उपयुक्त स्थिति में P और Q दोनों का गुणनखंड क्या है? 5 है। दोनों का गुणनखंड 5 है। अतः स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। आंसर को प्रूव हो गया दोस्तों, यहाँ पर तो सिद्ध हो गया। अब दोस्तों हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, आपको हर बात को फिर से समझा देते हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, रूट उल्टा कर लेते हैं, विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों जैसे ही परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में होगा। अब P/Q के रूप में अगर होगा तो P/Q कैसा होता है? कोई भी परिमेय संख्या में P/Q जो होगा वह सह अभाज्य संख्या होता है, जिसमें Q ≠ 0 होता है। तो सह अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो है 1 से अधिक कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें हमको गुणनखंड जो है 5 आ गया है। इसी चीज़ को हमको दिखाना है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या 1 से अधिक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम दोनों ओर वर्ग किए दोस्तों, तो √5 का स्क्वायर किए तो 5 हो गया, यहाँ कर दिए हैं 5 हो गया, और P² और Q² ऊपर नीचे हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 × Q² हो गया, और P² उसके बाद बड़ा = में बच गया। दोस्तों Q² देखिए Q² P² है, 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 माने हैं दोस्तों, और यहाँ पर लिख दिए हैं कि P² जो है 5 से डिवाइडेबल है। देखिए भाग दे रहे हैं, नीचे भाग में है ना 5, तो 5 से ही विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा।
दोस्तों हम इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिए थे कि अगर कोई नंबर 10 है और बट्टा 5 है तो और इसका स्क्वायर अगर 100 आता है तो 100 अगर 5 से कटता है, क्योंकि इसका स्क्वायर अगर इससे कटता है तो ये नंबर भी कटेगा। दोस्तों इसी प्रकार एक लेते हैं 25 और 5 लेते हैं, तो 25 को अगर कट रहा है तो इसका जो किसका स्क्वायर है 5 का ना, तो 5 भी कटेगा। और अगर दूसरा नंबर नहीं कटेगा तो ये नहीं कटेगा दोस्तों, स्क्वायर नहीं कटेगा तो वो नंबर भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर कटा 5 से, इसलिए p भी 5 से कटेगा, यानी 5 से विभाज्य होगा। श्योर है, 100% फिक्स हो गया। तो दोस्तों तो p का एक गुणनखंड 5 हो गया फिक्स, तो p में एक गुणनखंड 5 है। अब अगर q में 5 नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन p में 5 आएगा। दोस्तों देखो कैसे आया था, हम लोग p को मान लेते हैं कि 5 इसका एक गुणनखंड है, तो एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो वो m होगा मान लेते हैं। तो p = 5m हो गया। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 दोस्तों ऊपर था, उससे हम तो समीकरण 2 यहाँ लिख दिए हैं। अब q² = 5 ये p² क्या क्या वैल्यू था 5m था, तो 5m का हम स्क्वायर कर दिए, 5m का स्क्वायर किए तो 25 हो गया दोस्तों। अब इस 25 को हम इस 5 से काटे तो यहाँ पे 5 आया है। तो दोस्तों अब ये q² जो है 5m² है, तो इसको हम उल्टा कर दिए, 5m² इधर और q² इधर। तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर ये 5 से मल्टीप्लाई था तो 5 से हो गया डिवाइड। तो q² अगर 5 से डिवाइड है तो q भी 5 से डिवाइड होगा। अगर q 5 से डिवाइड हुआ तो q का एक गुणनखंड भी 5 आएगा। दोस्तों इतना सारा जो हम नोट्स लिखा है, ये नहीं भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लिख देंगे यहाँ पर। चूंकि p और q दोनों का गुणनखंड 5 है, अतः ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, और सहअभाज्य संख्या नहीं है इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः वह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको सीधे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन हाँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा, इतना मुझे भरोसा है अपने आप पे और आप पे भी, क्योंकि आपने इसको बहुत दिल से देखा है, दिल से सीखने की कोशिश की है, और जो दिल से काम किया जाता है दोस्तों वो काम 100% श्योर हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। और हमें उम्मीद है कि आपने इसे ज़रूर सीख लिया होगा। दोस्तों अगर ये एक बार देखने से अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आ जाए तब तक देखिए। और अगर उसके बाद भी लगे कि नहीं सर ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं मेरा कन्फ्यूज़न अभी भी फंसा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर कीजिए, और बेल के घंटे को बजा लीजिएगा। बेल की घंटी बजाने से क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूँ, आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा मेरा, जो भी जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास मोबाइल पे चला जाएगा और आप उसे देख पाइएगा कि मेरा वीडियो आ गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना सारा प्यार मुझे देते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, मैं दिल से धन्यवाद आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं दोस्तों, और सीखिए, ज़रूर सीखिए, सीखिएगा तभी तो एग्ज़ाम में लिखिएगा, नहीं सीखिएगा तो लिखिएगा क्या, और एग्ज़ाम तो होना ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ये आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत देखिए और बहुत सारे लोगों के बीच शेयर कीजिए, और मेरे मोटिवेशन को इतना बढ़ाइए कि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।